तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो उन्होंने पढ़ ही लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर। तो हमें अब फटाफट से सप्लाई अंडर जीएसटी वाला चैप्टर ख़त्म करना है। सर टैक्सेबल इवेंट होता है जीएसटी में सप्लाई, ठीक है सर। सप्लाई किस चीज़ की? गुड्स और सर्विसेज की। गुड्स क्या होती हैं? एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है। और सर्विसेज क्या? एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो मोटा मोटा सब कुछ ही कवर हो गया। लेकिन मनी एंड सिक्योरिटीज़ अभी भी बाहर है। तो मनी एंड सिक्योरिटीज़ ना गुड्स है ना सर्विसेज है। लेकिन सिक्योरिटीज़ और मनी में अगर डीलिंग कर रहे हो तुम, यूज़ ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी या सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ऐसी ऐसी चीज़ों में जो डील कर रहे हैं वो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। और गुड्स में और क्या क्या आता है? एक्शनेबल क्लेम्स एंड थिंग्स अटैच टू लैंड और ग्रोइंग क्रॉप्स या थिंग्स अटैच टू लैंड, ठीक है जी। एक्शनेबल क्लेम्स हमें पता है आगे जाके कौन सी रह जाती हैं। कसिनो, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी एट्सेट्रा, ठीक है जी। अब हम फटाफट चलते हैं। सेक्शन 7 क्या बोलता है कि सप्लाई में क्या क्या आता है। तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर अ बिजनेस फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चाहे हम बिजनेस आज कर रहे हैं, चाहे हमें आगे करना है, चाहे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस की फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, रेगुलरिटी कुछ मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारा इंटेंट बिजनेस पर्पज़ है, कमर्शियल पर्पज़ है, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले रहे, तो वो बिजनेस है, ठीक है जी। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफ़र, बाटर, लीज, एक्सचेंज एट्सेट्रा। याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई होना चाहिए, किसी भी तरह की बेसिकली एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई सप्लाई होनी चाहिए, ऑल फॉर्म्स सब कवर हो जाता है इसमें। तो ए बी सी एनालिसिस बोलते हैं इसको। ए फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ सर्विसेज, बी फॉर बिजनेस, सी फॉर अ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या होती है सर? क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न, मनी या मनी इज़ वर्थ। चाहे तुम्हें आज मिल रही है, चाहे फ्यूचर में प्रॉमिस हुई है, लेकिन कुछ बदले में मिल रहा है, कुछ कंसिडरेशन मिल रही है। तो अगर ये तीन टेस्ट सेटिस्फाई होते हैं तो वो चीज़ तुम्हारी सप्लाई ही नहीं जाएगी, ठीक है जी। और क्या क्या बोलता है सेक्शन 7? तो ट्रांजेक्शन्स बिटवीन अ बॉडी एंड इट्स मेंबर फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन तो ज़रूरी है साहब। तो फॉर अ कंसिडरेशन, अब गोकुलधाम सोसाइटी जेठालाल से मेंटेनेंस का चेक लेती है, ठीक है जी। तो वहाँ पे उसको रेजिडेंशियल की एक्टिविटी हो रही है, ठीक है जी। बिजनेस हो रहा है गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से, और कंसिडरेशन है। और ये क्या है? एक बॉडी है गोकुलधाम सोसाइटी, एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होगी, अपने मेंबर्स को लेट से सस्ते दामों में कोई चीज़ें बेच रही है, तो एक्टिविटी होगी, तो वो भी सप्लाई है। ऐसा नहीं है कि बेसिकली मेंबर्स और बॉडी डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटीज़ मानी जाती हैं, ठीक है जी। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज आती हैं। अब पहले हम कवर कर लेते हैं जो सेक्शन 7 में है, डेट इज़ फॉर अ कंसिडरेशन। अगर मैंने कुछ भी बाहर से इंपोर्ट करा और मैं उसके पैसे दे रहा हूँ, चाहे वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए, चाहे मेरे घर के पर्पज़ से, मैंने किसी फॉरेन किसी बंदे से अपने इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज ली, ना जान ना पहचान ना कुछ, घर के लिए यूज़ करी हैं, फिर भी वो सप्लाई मानी जाएंगी। ये बात अलग है कि आगे एग्जाम्शन वाले चैप्टर में जाके वो जीएसटी से बाहर हो जाती है, कि प्राइवेट यूज़ अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो बाहर हो जाती है, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं शेड्यूल 1 में जो इंपोर्टेशन और सर्विस कवर होती है, डेट इज़ विदाउट कंसिडरेशन। ये हम आगे इसके साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। और क्या क्या चीज़ें आती हैं सप्लाई में? तो एक्टिविटीज़ कंसिडर्ड एज सप्लाईज इवन विदाउट कंसिडरेशन, जबकि एबीसी एनालिसिस कितना ज़रूरी है, फिर भी अगर कंसिडरेशन नहीं है तो ये वाली एक्टिविटीज़ सप्लाई मानी जाएंगी। सर कौन सी 4 एक्टिविटी हैं? तुम्हें ए बी डिविलियर्स पता है? ए बी डिविलियर्स क्रिकेटर, वो बोल रहा है आई ए बी डी, मैं ए बी डी, मैं आई ए बी डी। तो आई ए बी डी याद रखना है, आई ए बी डी, ये याद रखना है। सर आई ए बी डी क्या है? आई से स्टार्ट करते हैं, आई से है इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है, अगर सर्विसेज रिलेटेड पर्सन से, वो भी और अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट जो बाहर हैं, वो चाहे विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है तो वो सप्लाई माना जाएगा। रिलेटेड पर्सनस, अब जैसे मान लो मेरा कोई भाई बाहर बैठा है कनाडा में, वो उससे मैंने लीगल सर्विसेज ले ली, और ली मैंने अपने बिजनेस के लिए, ठीक है जी, बिकॉज इन कोर्स ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, तो वो सप्लाई मानी जाएगी। तो बेसिकली जो मैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज यहाँ पे कवर कर रहा था वो यही था कि अगर विदाउट कंसिडरेशन है और फॉर बिजनेस पर्पज़ है एंड फ्रॉम रिलेटेड पार्टी या कोई डिस्टिंक्ट पर्सन से है तो ही सप्लाई है, अदरवाइज सप्लाई नहीं है। तो इसलिए कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो सिर्फ एक केस कवर हो रहा है यहाँ पे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के मामले में, ठीक है सर, ठीक है जी। सर और क्या था? आपने बोला आई ए बी डिविलियर्स, तो शेड्यूल 1 में आई ए बी डिविलियर्स, ए बी डिविलियर्स, ए बी डी, ए क्या है सर? ए है एजेंट। तो एजेंट को अगर प्रिंसिपल गुड्स भेज रहा है या गुड्स
एजेंट प्रिंसिपल को भेज रहा है या प्रिंसिपल एजेंट को भेज रहा है, लेकिन एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो अगर वो कंसिडरेशन नहीं भी दे रहे एक दूसरे को, ऑब्वियसली मैं अपने एजेंट को माल भेज रहा हूँ तो मैं उसको पैसे थोड़ी दूंगा इस बात के, या वो मेरे को पैसे थोड़ी देगा इस बात के। तो विदाउट कंसिडरेशन जा रहा है, तो ये भी सप्लाई है। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखने वाली बात है कि जा क्या रही हैं गुड्स जा रही हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। इसमें एजेंट कौन से वाला होना चाहिए? जो खुद के बिहाफ पे इनवॉइस काट रहा है, खुद इनवॉइस काट रहा है, अपने नाम पे इनवॉइस काट रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन खुद अपने नेम पे इनवॉइस काट रहा है। ठीक है जी। तो एजेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक फटाफट एक और पढ़ लेते हैं, डेल क्रेडिटर एजेंट। तो डेल DCA जो होता है, डेल क्रेडिटर एजेंट, ये क्या होता है? जो तुम्हें पेमेंट गारंटी करता है। ठीक है जी। ये क्या करता है? तुमने बायर को कोई सामान बेचा रिसिपिएंट को, और उससे पैसे लेने हैं तुमने। डेल क्रेडिटर एजेंट कहता है मैं आपको पैसे दिलवाऊंगा, चाहे वो दें चाहे ना दे, मैं चाहे अपनी जेब से भरूँ। तो इसके बाद वो एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करता है। तो इसमें क्या पॉइंट नोट करने वाला है? अगर DCA शेड्यूल 1 वाला एजेंट है, शेड्यूल 1 वाला एजेंट कौन सा होता है? जो अपने नाम पे इनवॉइस काट रहा है। ठीक है जी। अगर वो वही है एजेंट जो खुद अपने नाम पे इनवॉइस काट रहा है, तो जो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा रिसिपिएंट से, जो उसको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करेगा, अगर मान लो मैंने किसी को माल बेचा, मैंने बीच में DCA अपॉइंट करा कि जा मेरे को पैसे ला के दे। अब बायर जो बोल रहा है, कहता है यार मैं 1 हफ्ते तक पैसे दूंगा मेरे को, लेकिन अभी पैसे चाहिए थे, तो डेल क्रेडिटर एजेंट क्या करेगा? मुझे अपनी जेब से पैसे दे देगा और बोलेगा बायर को कि ये तेरे सिर पे लोन चढ़ गया, अब तू 1 हफ्ते का मेरे को इंटरेस्ट दे। अब जो वो इंटरेस्ट देगा, अगर तो वो DCA जो है वो खुद ही इनवॉइस काट रहा है, तो अगर वो खुद ही इनवॉइस काट रहा है तो वो सारी कंसिडरेशन एक साथ ही वैल्यू ऑफ सप्लाई में मिला के चलेगा ना, टैक्सेबल वैल्यू में। तो इसलिए वो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट जो वो चार्ज करेगा वो इंक्लूड हो जाएगी वैल्यू ऑफ गुड सप्लाइड बाय DCA में। लेकिन अगर प्रिंसिपल ही जो सप्लाई कर रहा है, कि प्रिंसिपल ही गुड सप्लाई कर रहा है और प्रिंसिपल ही इनवॉइस काट रहा है, एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस नहीं काट रहा, तो DCA ने जो रिसिपिएंट को लोन दिया है वो एक अलग ट्रांजैक्शन गिनी जाएगी, इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन गिनी जाएगी, और उसकी वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इधर जो प्रिंसिपल ने गुड सप्लाई करी है उसमें नहीं काउंट होंगी। बहुत ऑब्वियस सी बात है ये, लेकिन आपको लॉन्ग रन में समझ आएगा। अभी आप इंटर के छोटे छोटे बच्चे हो तो आपको यही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें रट्टा ही मान के चलनी पड़ेंगी अभी तो। तो सर IABD, आई हो गया, A हो गया, B क्या है सर? B है बिजनेस एसेट। बिजनेस एसेट क्या है? तो अगर मैं बिजनेस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफ़र करता हूँ, जिस पे मैंने ITC लिया हुआ था, ऑब्वियसली विदाउट कंसिडरेशन, हम पढ़ ही शेड्यूल 1 रहे हैं जिसमें कंसिडरेशन है ही नहीं है, तो वो भी सप्लाई मानी जाएगी। सर मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा 50,000 का, उसके ऊपर 9,000 GST बनता था, मैंने वो ITC क्लेम कर लिया। 2 साल के बाद मैंने उस लैपटॉप को फेंक दिया, दान कर दिया किसी को कि रख दे यार मेरे को नहीं चाहिए, जा तू रख ले। ठीक है, तो मेरे को तो वो भी सप्लाई मानी जाएगी और उस पर भी मेरे को ITC रिवर्स करना पड़ जाता है। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे, ITC रिवर्स करना पड़ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है IABD, D फॉर डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन। तो डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पर्सन कौन से होते हैं सर? सर रिलेटेड पर्सन में तो बहुत लोग आ जाते हैं, एम्प्लॉय भी आ जाता है, अगर मैं किसी के साथ पार्टनर हूँ लीगली वो भी आ जाता है, अगर कोई हम दोनों को होल्ड कर रहा है 25% से ज़्यादा वो भी आ जाता है, अगर हम दोनों का किसी कंपनी में सिमिलर इंटरेस्ट है वो भी आ जाता है। तो रिलेटेड पर्सन में तो बहुत कुछ आ जाता है, और ऑब्वियसली ब्लड रिलेशन तो आ ही जाते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या होते हैं? अगर मेरे पैन पे या एक कंपनी के पैन पे लेट से बहुत सारी ब्रांचेस खुली हैं, एक पंजाब में खुली है, एक महाराष्ट्र में खुली है, एक बेंगलोर में खुली है, एक आई डोंट नो गुजरात में खुली है, तो वो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं। इस्टेब्लिशमेंट्स अंडर सेम पैन बट डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस। ठीक है जी, ऑब्वियसली तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाती हैं। अगर इनके बीच में सप्लाई है तो वो सप्लाई गिनी जाएगी, मतलब अगर इनके बीच में कोई भी मूवमेंट ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, तो वो सप्लाई गिनी जाएगी इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है जी। तो IAB डिविलियर्स। ठीक है जी। शेड्यूल 1 में जो भी अपने ऊपर पड़ा IAB डिविलियर्स, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली है? एक तो जो बिजनेस एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है वो बिजनेस एसेट होना चाहिए और परमानेंट इन नेचर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने घर का फर्नीचर बेच दिया तो उस पर भी मैं ये सप्लाई बनाता रहूँगा कि भाई मैंने बिना कंसिडरेशन के घर का बिजनेस बेच दिया, ऐसा नहीं है। बिजनेस एसेट होना चाहिए और परमानेंटली दे दिया, ऐसा नहीं है कि आज दिया 2 दिन बाद हफ्ते बाद वापस ले लिया, जो भी है परमानेंट डिस्पोज हो गया, परमानेंट निकाल दिया हमने, और उस पर ITC अवेल हो जाना चाहिए था, ITC अवेल्ड होना चाहिए था। ठीक है। ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कवर्ड। प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप में जो हमने A पढ़ा, तो A में क्या था? सप्लाई गुड्स और रिसीव गुड्स
गुड्स की बात हो रही है, सर्विसेज पे अभी भी कंसिडरेशन ही चलेगी कि अगर कंसिडरेशन है तो ही सप्लाई होगी, अगर सर्विसेज की बात करें प्रिंसिपल एजेंट के मामले में, ठीक है जी। और इनवॉइस मस्ट बी इशू टू कस्टमर इन द नेम ऑफ एजेंट हिमसेल्फ। तो शेड्यूल 1 वाला एजेंट कौन सा है, जो खुद अपने बिहाफ पे अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, ठीक है जी। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज तो रिलेटेड पर्सन के नहीं जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, और उनके ऑब्वियसली मेकिंग ऑल परक्यूज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। हाउएवर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का कुछ भी आपस में लेन देन इज़ अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, वो जीएसटी से बाहर है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को गिफ्ट्स देता है तो पर एम्प्लॉई पर फाइनेंशियल ईयर 50,000 तक का गिफ्ट अलाउड है, ठीक है जी। और ट्रांजैक्शन जो भी एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में हो रही हैं आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, वो जीएसटी के अंडर नहीं आती। डिस्टिंक्ट पर्सन्स कौन से होते हैं, डिफरेंट जीएसटीएन होता है बिलोंगिंग टू वन लीगल एंटिटी, मतलब सिंगल पैन सिचुएटेड विद इन सेम स्टेट और इन 2 डिफरेंट स्टेट। तो जैसे मैंने बोला कि पंजाब में, महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, या हो सकता है मैंने पंजाब में ही 2 रजिस्ट्रेशन ले रखी हैं, तो वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है। उनके बीच में भी अगर कोई सप्लाई होगी तो सप्लाई मानी जाएगी इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है सर। अच्छा जी, कुछ क्लैरिफिकेशंस पढ़ लेते हैं अपनी सीबीआईसी की तरफ से, ठीक है जी। भाई पेपर में एज इट इज़ आ जाता है, आई थिंक सितंबर 24 के पेपर में लिटरली ये बात ऐसी पूछी हुई है, राइट डाउन अ ब्रीफ अबाउट रीसेंट क्लैरिफिकेशन बाय सीबीआईसी ऑन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेशनल हाईवे ब्रिज, ऐसा कुछ। तो क्लैरिफिकेशंस भी पढ़ लिया करो, ठीक है जी। डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, पहली बात तो डोनेशन होनी चाहिए, दूसरी बात चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को रिसीव हुई होनी चाहिए, तीसरा पर्पस फिलेंथ्रोपिक होना चाहिए, दानी बंदा एकदम ऐसे आया कि लो मार्बल मेरी तरफ से लगवा लेना और लिख देना बाय सचिन रहेजा, तो सप्लाई नहीं है। लेकिन मैं आया, मैंने बोला कि मैं 5 लाख दान कर रहा हूँ, आप ना एक बड़ा सा टाइल बना दो या बड़ा सा ऐसे लिख दो जिसके ऊपर बड़ा सा लिखा हो बाय सचिन रहेजा क्लासेस बेस्ट एक्सपर्ट इन जीएसटी, तो ये सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मैं पर्पस वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने आया था, मैं वहाँ पे दान वान नहीं करने गया था, ठीक है। और करना हमें क्या चाहिए, दान, ठीक है जी। नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर, सप्लाई नहीं होती। नो क्लेम बोनस फटाफट बताता हूँ क्या होता है। तुमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और तुमने अभी तक बेसिकली तुमने अपना वो नहीं करा, इंश्योरेंस पॉलिसी तुमने क्लेम नहीं करी, ठीक है। तुमने अपना इंश्योरेंस क्लेम नहीं करा ऑब्वियसली, क्योंकि तुम ऑब्लिगेशन के अंडर थोड़ी हो क्लेम करना, तुम्हारे साथ वो हादसा ही नहीं हुआ जिसके कारण तुमने इंश्योरेंस ले रखी थी। अब सीन क्या है कि तुमने इंश्योरेंस ली नहीं, तो कंपनी खुश हो गई कि यार ये तो बढ़िया बंदा है, इसने तो इंश्योरेंस नहीं ली, तो उन्होंने तुम्हें क्लेम बोनस लिए, नो क्लेम बोनस लिया कि तुमने अभी तक क्लेम नहीं ना लिया, तो नो क्लेम लेने का बोनस लो कि तुम अगली बार जो अगले साल प्रीमियम पे करोगे उसमें से हम कुछ अमाउंट डिडक्ट कर देंगे ताकि तुम्हें प्रीमियम कम देना पड़े और तुम मज़े करो। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें एक हिसाब से कंसिडरेशन दी है फॉर नॉट डूइंग एन एक्ट, ये सप्लाई नहीं है, बिकॉज 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 यू आर नेवर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू क्लेम इंश्योरेंस। तो ऑब्वियसली तुमने इंश्योरेंस तो इसलिए कराई है ना ताकि लॉस कवर हो सके, बैठे बैठे थोड़ी ना क्लेम करोगे फालतू, तो इसलिए सप्लाई नहीं है। और फ्री सैम्पल्स एंड गिफ्ट्स अगर तुम कुछ दे रहे हो, फ्री सैम्पल्स गिफ्ट्स ऐसी ऑब्वियसली विदाउट कंसिडरेशन है, सप्लाई है ही नहीं है, ठीक है जी। अब चलते हैं हम फटाफट शेड्यूल 2 पे। तो सर कुछ ऐसी सप्लाईज भी हैं जिनको या तो गुड्स मानो या सर्विसेज मानो, बहुत क्लियरली लॉ में बाइफरकेटेड हैं कि इन इन ये वाली एक्टिविटी होगी तो ये गुड्स ही मानी जाएगी, ठीक है जी। पढ़ लेते हैं, पेपर में आ जाता है ये वाला, ठीक है। इधर 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 हेलो पुश, पढ़ लो। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स टुडे और इन फ्यूचर, चाहे गुड्स में बेसिकली अगर टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे आज हो रहा है चाहे फ्यूचर में होगा, हायर परचेज हो गई बेसिकली, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही गिना जाएगा। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स है, तुम किसी को चीज़ रेंट पे दे रहे हो कि चल यार ठीक है, तो कि अब इस पे फ़िलहाल तेरा हक है, तो वो सर्विसेज है, क्लियर बाइफरकेशन। तो पहले हम गुड्स पढ़ लेते हैं। अगर बिजनेस एसेट ट्रांसफ़र हो रही हैं या डिस्पोज ऑफ हो रही हैं, बिजनेस एसेट ट्रांसफ़र हो रही हैं या डिस्पोज ऑफ हो रही है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाला पॉइंट ये है, अगर बिजनेस एसेट्स मैं पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा हूँ तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, समझ रहे हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर मान लो एक चेयर मैन्युफैक्चरर है, टेबल मैन्युफैक्चरर है, उसने टेबल बनाया और वो टेबल बना के घर ले गया, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर रहा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है, ठीक है जी। ये पेपर में इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज 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 बाइफरकेशन के हिसाब से पेपर में तुम्हें बोला होगा गुड्स का रेट है जी 6%, सर्विसेज का रेट है 12%, तो कैलकुलेट जीएसटी लायबिलिटी,
ठीक है, 5% 12% रेट दे दिया मान लो, हाइपोथेटिकल रेट भी चलते हैं 6% 12%, तो वहाँ पे तुम्हें चूज़ करना पड़ जाएगा कि भाई ये सर्विसेज थी या ये गुड्स थी। ठीक है जी। उसके बाद बिजनेस एसेट्स ऑफ अ बिजनेस वाइंडिंग अप शेल बी डीम टू बी सप्लाइड टू हिमसेल्फ। अगर कोई बिजनेस, मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं उसको वाइंड अप कर रहा हूँ और मैंने उसको 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 कैरी ऑन नहीं हुआ वो बिज़नेस, यानी कि मैंने किसी और को ट्रांसफ़र भी नहीं करा, मेरे किसी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ने भी कैरी ऑन नहीं करा वो बिज़नेस, सिर्फ वाइंड अप कर दिया, मैंने बंद कर दिया, तो माना जाएगा वो गुड्स मैंने खुद को सप्लाई कर ली और उसको सप्लाई ऑफ गुड्स गिना जाएगा। ठीक है जी। अब सप्लाई ऑफ सर्विसेज देख लेते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स हम देख चुके हैं। जॉब वर्क, अगर तुम अपने गुड्स पे किसी को काम करने दे रहे हो, तो बेसिकली मैंने अपने कपड़े दे दिए डाई वाले को कि ये ले डाई कर दे इसको, तो जॉब वर्क करवा रहा हूँ मैं उससे, अपनी गुड्स पे उससे काम करवा रहा हूँ, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है जी। गुड्स हेल्ड ये हो चुका है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे कंस्ट्रक्शनल, वो रेजिडेंशियल पर्पज़ है, कुछ भी है, चाहे कमर्शियल इंटेंट है, कुछ भी है, सर्विसेज है ना, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा हूँ। परमिटिंग यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है जी। एग्रीइंग टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट, इसमें लाइन क्या है, एग्रीइंग टू, द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टोलरेट एन एक्ट और डू एन एक्ट, तीन चीज़ें इसमें। या तो रिफ्रेन कि आज के बाद मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं उस पर एग्री कर रहा हूँ, तो ये भी मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। या आज के बाद तुम ये करते रहना, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, टोलरेट करने का राइट दे रहा हूँ मैं उसको, ऑब्लिगेशन में अग्री कर रहा हूँ मैं, तो ये भी मैं सर्विसेज दे रहा हूँ अपनी। या थर्ड क्या है कि तुमने ये बोला मैं कर दूंगा, तो मैं भी अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ ये। ठीक है जी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों हों जिसमें, और रिजल्टेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें, मेरे ऊपर रूम में डाउन सीलिंग हुई है, तो डाउन सीलिंग वाला लेबरर आया, तो हमने उसको बोला कि भाई तू ले लियो 15,000 और सामान भी तू लेके आ और लेबर भी अपनी तू लेके आ और मुझे पूरी डाउन सीलिंग बना के दे दे, तो गुड्स भी उसके, सर्विसेज भी उसकी, और रिजल्टेंट मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रही है। तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का काम है और ये सर्विसेज दे रहा है वो मुझे। ठीक है जी। रेस्टोरेंट की सर्विसेज होती हैं कि बेसिकली ये मत समझना कि रेस्टोरेंट वाला अगर पेस्ट्री दे रहा है, बर्गर दे रहा है, तो तुम बोलो सर बर्गर तो गुड्स है, देखो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो रेस्टोरेंट की सर्विसेज गिनी जाती है, बिकॉज रेस्टोरेंट की तुम्हें सर्विसेज मिल रही हैं, तुम वहाँ पे जाके बर्गर खरीदने गए, बैठ के एंजॉय करने गए, खाने गए। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एटसेट्रा, बिल्डिंग की कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले या उसकी फर्स्ट ऑक्यूपेशन आने से पहले अगर उसकी एंटायर कंसिड्रेशन आ गई तो ठीक है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। लेकिन अगर एंटायर कंसिड्रेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद आ रही है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है। जितनी कंसिड्रेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले आ गई वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगी। ठीक है जी। अब पढ़ लेते हैं फटाफट से शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 क्या है, एक्टिविटीज़ टू बी कंसीडर, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कुछ नहीं गिनना, ना ये गुड्स है ना ये सर्विसेज है, इनको सप्लाई नहीं माना जाना। ठीक है जी। तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ हो रहा है तो ये सप्लाई नहीं है। कोर्ट और ट्राइब्यूनल कुछ कर रहा है, कोर्ट कौन सी सर, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट, और ट्राइब्यूनल की सर्विसेज ये सप्लाई में नहीं आती, इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो जिन पे जो सप्लाई में नहीं आती उन पे ऑब्वियसली जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्पशन में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है इनको। तो अगर कोई एमपी एमएलए या कोई भी मेंबर्स हैं जो लोकल अथॉरिटी के, जो भी बेसिकली ऐसी पोजीशंस पे होता है ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएजी, तो ये लोग भी ड्यूटीज़ परफॉर्म है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के बोलने पे कोई पोस्ट होल्ड करते हैं, इनकी भी सर्विसेज सप्लाई में नहीं गिनी जाती। अब कोई मर गया है और उसको बेचारे को वो गाड़ी में लेके जा रहे हैं, जो एक लाश वाली गाड़ी आती है ना, अब वो वाली सर्विसेज भी जीएसटी से बाहर है। सोचो यार, कोई मर गया, उससे तुम मरते मरते भी जीएसटी के पैसे ले रहे हो, शर्म करो भाई। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, ऑब्वियसली बात है, गुड्स में आते ही मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो ये तो वैसे ही बाहर है सप्लाई से। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, यानी कि यही मैं बोल रहा था कि एक्शनेबल क्लेम्स में ये बैटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, इनको छोड़ के बाकी सब एक्शनेबल क्लेम से बाहर है। ठीक है जी। तो इनको सप्लाई गिना जाएगा, सिर्फ इनको इनको इनकी सप्लाई ऑफ गुड्स गिना जाएगा, क्योंकि गुड्स में आते हैं ना एक्शनेबल क्लेम्स, हमने पढ़ा था ना ऊपर, गुड्स में आते हैं ना एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है जी। तो एक्शनेबल क्लेम्स भी हो गए बाहर। उसके अलावा कुछ अदर नॉन सप्लाईज भी हैं जो शेड्यूल 3 में नहीं लिखी हुई, लेकिन क्लैरिफिकेशन सर्कुलर से बाहर हुई हैं। तो अल्कोहलिक लिक्कर बेचने के लिए जो लाइसेंस मिलता है उसकी ग्रांट बाहर है।
सप्लाई नहीं है। पंचायत या म्यूनिसिपलिटी जो आर्टिकल 243 और जी और 243 W के रहते, इसमें आता क्या क्या सर, वाटर सप्लाई आ जाती है, तुम्हारे जो सड़कें बनानी हैं, तुम्हारे सड़कें के साथ जो सरकारी खंभे लगे होते हैं लाइटों वाले, वो सब चीज़ों की जो सर्विसेज देती हैं वो भी जीएसटी से बाहर है। अब डिस्टिंक्ट पर्सनस में अगर कोई कन्वेंस इंटर स्टेट भी मूव हो रहा है अगर, या टूल्स जा रही हैं, स्पेयर जा रही हैं, अब मान लो एक पंजाब की ब्रांच है मेरी, एक पंजाब का GSTN है मेरा और एक हरियाणा का GSTN है, और मैंने क्या बोला, मैंने इधर से ना गाड़ियाँ भेजी या गाड़ी में वो भेजे, टूल्स भेजे, स्पेयर पार्ट्स भेजे, अब वो आगे बेचने के लिए थोड़ी होते हैं, वो तो यूज़ करने के लिए होते हैं, उनका कौन सा कोई ITC जाना है। अब मान लो मैंने बस भेजी, जिसमें बस में मैंने भेजने थे बंदे, अब वो बस मैं उनको सप्लाई थोड़ी ना कर रहा हूँ, उस बस पे मैं बस को सप्लाई बना के उस पर GST थोड़ी चार्ज करूँगा, ठीक है जी। तो ये नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अभी आते हैं 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी अभी आई रिपीट अभी सितंबर 25 में आए हैं, तुम्हारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं। मई 25 तक ये नहीं थे। फाइनेंस एक्ट 24 में अमेंडमेंट है, तो बेसिकली अमेंडमेंट है ये। क्या क्या है सर इसमें, अब सिंस तुमने ये हो सकता है तुमने अभी तक ना पढ़ा हो, तो मैं थोड़ा इसमें टाइम लगा के थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा इसको। अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोवाइडेड लीड इंश्योरेंस हैज़ पेड GST ऑन होल प्रीमियम। तो कौन सी सप्लाई को GST से बाहर किया गया है सर, जल्दी से बता देता हूँ मैं। एक मैं हूँ, एक C है और एक B है। इस C को हमने इंश्योर करना था, तो A मैं हूँ और मैंने अपने साथ एक को इंश्योरर पकड़ा कि यार हम दोनों ने इसको 60-40 वो कर देते हैं, इंश्योर कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसने 10 करोड़ प्रीमियम दिया मुझे, 10 करोड़ प्रीमियम दिया, और मैंने बोला कि इसमें से काम कर 4 करोड़ तू रख ले, 4 करोड़ तू रख ले। अब मैंने अगर 10 करोड़ के ऊपर GST भर दिया है तो इस B को ये जो 4 करोड़ मिला है इसको इसके ऊपर GST नहीं भरना है। यही पॉइंट है कि अगर मैंने अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम, जो मेरे को 10 करोड़ आया था उसको मैंने अपॉर्शन कर दिया और साथ वाले बंदे को अपने को दे दिया क्या बोलते हैं 4 करोड़ दे दिया, उसको अपॉर्शन कर दिया, तो वो सप्लाई नहीं गिने जाएगा। प्रोवाइडेड जो मैं हूँ लीड इंश्योरेंस, जो मैं जिसने मेनली इंश्योर करा है उस बंदे को, मैंने उस पूरे 10 करोड़ के ऊपर GST भर दिया है होल प्रीमियम के ऊपर, ठीक है जी। डबल टैक्सेशन से बचाने के लिए इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो ITC तो फिर भी ले लेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि यार तू पे करेगा फिर ITC लेगा, एक ही बात है, क्या फ़ायदा है। तो तू एक काम कर, इस चीज़ को ही हम सप्लाई नहीं मानेंगे, मजे कर, ठीक है जी, ठीक है सर। फिर दूसरी अमेंडमेंट, सिमिलर अमेंडमेंट। अब मान लो इस केस में तो मैंने उसको बोला ना कि यार हम दोनों मिलके इसको इंश्योर करते हैं, मैं मेन इंश्योरर हूँ, मैं 60% इसको इंश्योर करूँगा, तू 40% कर, और मैं मेन इससे डीलिंग करूँगा, तू मेरे साथ बस इसको इंश्योर कर दे, ठीक है जी। अब मान लो दूसरी एग्जांपल लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं छोटा सा, कि एक है A, एक है B और एक है C। फिर से सेम केस है, C को इंश्योर करना है, लेकिन C की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो मैंने क्या करा, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम तो ले लिया इससे 20 करोड़ ले लिया। अब मेरे को डर लग रहा है भाई, मेरी कोई रिस्क एपेटाइट भी है ना, मेरे को डर लग रहा है कि भाई मैं इससे प्रीमियम तो ले ही जा रहा हूँ, एकदम से इसने 20 करोड़ का क्लेम मार दिया तो मैं तो गया। तो मैं उस डर के चक्कर में इंश्योरेंस किसी और के साथ बांट नहीं रहा, को इंश्योरर नहीं बना रहा मैं उसको, मैं खुद को इंश्योरेंस दिलवा रहा हूँ। कि मैंने इसको बोला, मैं एक काम कर भाई, तू ना इसमें से ना मेरे को एक काम कर, अगर मेरे को ये क्लेम भरना पड़ गया ना तो तू मेरे को इंश्योर कर दे, अगर मेरे को ये क्लेम भरना पड़ गया तो तू मेरे को इतना प्रीमियम देगा। तो ये बोलता है, B बोलता है कि चल एक काम कर, तेरे को 20 करोड़ आ रहा है ना, वो मैं तेरे को इंश्योरेंस दूंगा, अगर तेरे को ये क्लेम देना पड़ गया तो ये 20 करोड़ इधर कर। तो मैं बोलता हूँ इसको कि चल यार मैं तेरे को 20 करोड़ दे देता हूँ, बट मैंने बोला एक बात बता भाई, मैं तेरे को तो 20 करोड़ दे दूंगा, मैंने ये जो तेरे को बिज़नेस ला के दिया बड़े मज़े से बैठे बैठे, इसका कुछ मेरे को सीडिंग कमीशन तो दे, इसका मेरे को कोई री इंश्योरेंस कमीशन तो दे, जो मैं तेरे को ये री इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हूँ इसमें से मेरे को कोई री इंश्योरेंस कमीशन तो दे। तो ये 20 करोड़ में से मैं 2 करोड़ काट तो लूँ ज़रा, 2 करोड़ मेरे भी तो होने चाहिए, मैं तेरे को बिज़नेस ला के दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब बात क्या है जी, अब सप्लाई में से कौन सी चीज़ बाहर करेगी, है वो ये बाहर करेगी है कि अगर ये B जिसको ये 20 करोड़ प्रीमियम मिल रहा है मेरे से, अगर वो
इस 20 करोड़ के ऊपर जीएसटी भर रहा है, तो ये जो 2 करोड़ उसने उसमें से काट के मुझे दिया, इंक्लूडिंग सीडिंग कमीशन, जो ये मनी है इंक्लूडिंग सीडिंग कमीशन जो 20 करोड़ रुपए हैं, अगर उस पे उसने पूरे पे जीएसटी भर दिया तो सीडिंग कमीशन पे अलग से मेरे को जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ लेते हैं इसको क्या है। तो इंश्योरर ने जो सर्विसेज दी री इंश्योरर को, तो इंश्योरर ने जो सर्विसेज दी री इंश्योरर को, मैंने तेरे को सर्विसेज दी ना, मैंने तेरे को बिजनेस ला के दिया और इसके बदले में तूने मेरे को क्या दिया, अगेंस्ट सीडिंग कमीशन, री इंश्योरेंस कमीशन बेसिकली, प्रोवाइडेड री इंश्योरर हैज़ पेड जीएसटी ऑन री इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसमें सीडिंग कमीशन इंक्लूडेड था। तो उसने अगर पूरे 20 करोड़ के ऊपर जीएसटी भर दिया तो जो उसने मेरे को 2 करोड़ रुपया सीडिंग कमीशन दिया, उस पे उस वो सप्लाई गिना नहीं जाएगा। तो 20 करोड़ के ऊपर अगर जीएसटी भर दिया गया है तो 2 करोड़ के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है जी, 2 करोड़ सप्लाई से ही बाहर है। ठीक है जी, अब हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लेकिन, कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर नेचुरली बंडल्ड एंड वन ऑफ देम इज द प्रिंसिपल सप्लाई। 3 कंडीशंस बोल दी मैंने, एक 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है जी। सेकंड, नेचुरली बंडल्ड होने चाहिए, उनका आपस में कोई तुक बैठ रहा है। थर्ड, उनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई। तो जैसे मैं मोबाइल लेने के साथ में चार्जर मिल गया, लैपटॉप लेने के साथ में बैग मिल गया, तो एक प्रिंसिपल सप्लाई है ना कि 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक लैपटॉप मिल रहा है एक बैग मिल रहा है, लेकिन उनमें से मैं तो मेन लैपटॉप है ना, मेन प्रिंसिपल सप्लाई। तो ऐसा सर इसमें रेट कौन सा लगेगा, इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट लगेगा, साथ वाली चीज़ रोंगे में जाएगी। ठीक है जी। अब मान लो एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, मान लो तुम लैपटॉप लिया, लैपटॉप पे रेट है 18% और बैग जो मिला साथ में लैपटॉप बैग उस पर रेट है 28% अगर इंडिविजुअली देखा जाए। लेकिन ऑब्वियसली अगर तुम साथ में ले रहे हो तो बैग पे भी 18% रेट लग जाएगा, बिकॉज कॉम्पोजिट सप्लाई है, साथ में मिल रहा है, और प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप है तो लैपटॉप का रेट लग जाएगा। ठीक है सर, ठीक है जी, हमें बिल्कुल समझ आ गई बात, समझ आ गई ना। कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 1, 2, 3 भी तुम कैसे याद करोगे। हाँ, शेड्यूल 1 में बेसिकली सब कुछ ही सप्लाई है, चाहे कंसिडरेशन है चाहे नहीं है। सेकंड वाले में कुछ है कुछ नहीं है, थर्ड वाले में बिल्कुल ही नहीं है। तो सर पहले हमें पूरा दिन, शेड्यूल 1 पहला पड़ाव क्या आता है तुम्हारी लाइफ में मोक्ष प्राप्त करने का, सर पहले हमें लगता है पूरा दिन सब कुछ ही, दोस्तों के साथ बकचोदी ही सब कुछ है, वही ज़िंदगी है, पहले ये लगता है। फिर बाद में क्या लगता है, नहीं सर कुछ कुछ बकचोदी ठीक है, कुछ काम भी कर लेना चाहिए, कुछ कुछ, तो कुछ गुड्स कुछ सर्विसेज। थर्ड में क्या है सर, कुछ नहीं रखा बकचोदी में, पैसा कमाओ, ज़िंदगी में कुछ करो, वही अपने आप में मोक्ष की प्राप्ति है। तो 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब कॉम्पोजिट सप्लाईज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्लैरिफिकेशन भी दी है सीबीआईसी ने। अगर बुक्स की प्रिंटिंग है, पैम्फलेट्स की प्रिंटिंग है, ब्रोशर्स है, एनुअल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, जो पेपर साथ में मिल रहा है वो एंसिलरी सप्लाई है। तो प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सर कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया, आगे भी सुन लो एक बारी। अब कोई प्रिंटेड एनवलप्स दे रहा है, लेटर कार्ड्स दे रहा है, प्रिंटेड बॉक्सेस दे रहा है, टिश्यूज, नैपकिन, वॉलपेपर एक्सेट्रा, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। प्रिंटिंग यहाँ पे एंसिलरी सप्लाई है। सर समझा दो एक बार फटाफट से। देखो, अगर उसको प्रिंट करने वाला सामान मैं दे रहा हूँ कि इस पर क्या प्रिंट करना है, और जो मेन सामान है वो है कि मेरे को यार, मैं अपनी बुक किसी के पास प्रिंट लेने पर करके लेने गया कि भाई इसको बुक को प्रिंट कर दे। अब उसमें जो मैं पीडीएफ लेके गया हूँ, मेन कंटेंट तो वो है, तेरे पेजेस तो वैसे ही मिल रहे हैं, मेरे को मेन तो मेरे को तेरे से प्रिंटिंग चाहिए कि तू मेरी बुक छाप के दे, मेरा पैम्फलेट छपवा के दे, मेरे ब्रोशर छपवा के दे, मेरी एनुअल रिपोर्ट छाप के दे भाई, ये कंटेंट तो मेरे पास है मेन। एक होता है कि यार मेरे को वैसे ही नैपकिन चाहिए, नैपकिन दे दे यार, अब वो नैपकिन दे रहा है मेरे को, तो वो मेरे को मेन गुड्स दे रहा है ना। अब उसके ऊपर मान लो कुछ छपवा भी लिया मैंने, तो वो तो एंसिलरी सप्लाई है। मेन तो उस पर नैपकिन ले रहा हूँ मैं उससे कि यार मेरे को तेरे से नैपकिन चाहिए, मेरे को तेरे से लेटर कार्ड चाहिए, मेरे को तेरे से एनवलप चाहिए, टिश्यूज़ चाहिए, वॉलपेपर चाहिए, ऐसा। ठीक है जी। टायर्स की ऊपर वाली रबड़ घस गई और मैं जाके नई रबड़ डलवा लाया, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि मेरा टायर था, मैं जाके उसके ऊपर सिर्फ रबड़ चढ़वा के लेके आया हूँ, तो उसने रबड़ चढ़ाने की जो सर्विस दी मुझे, तो सर्विसेज है। लेकिन टायर मेरा घिस चुका था और मैंने उसको फेंक दिया, मैंने कहा यार मैं
रीट्रेडेड टायर ही नया ले आता हूँ जिस पे रबड़ चढ़ी है ऑलरेडी, तो मैं वो लेने गया तो मेरे को टायर बेच रहा है, टायर के ऊपर रबड़ चलाने की सर्विस नहीं बेच रहा, टायर बेच रहा है, तो वो गुड्स की सप्लाई है। ठीक है जी। और अगर कोई हॉस्पिटल में इन पेशेंट्स है, इन पेशेंट्स होते हैं जो वो बेड पे बैठे होते हैं अंदर, है ना, इन पेशेंट्स आउट पेशेंट्स होते हैं ना, तो इन पेशेंट जो अंदर बेड पे बैठे हैं उनको अगर फूड की सप्लाई हो रही है तो वो हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ हो रही है। तो फूड एंसिलरी सप्लाई है, प्राइमरी सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई हेल्थ केयर सर्विसेज है। ठीक है जी। लास्ट बचा अपने पास मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होता है? टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, ऑब्वियसली वहाँ पे जैसे होता है ना, टू और मोर सप्लाईज, गुड्स और सर्विसेज मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रख के बेच दी फॉर अ सिंगल प्राइस, एक दाम दिया, लेकिन वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, मतलब वो नेचुरली बंडल नहीं है। मेन डिफरेंस ही यहीं पे आता है। अब मिक्स सप्लाई की एग्जांपल देते हो, एक कंपोजिट सप्लाई होगी कि तुम्हें होटल मिल रहा है, साथ में खाना मिल रहा है, ब्रेकफास्ट, वो होता ना नाइट स्टे करो अगले दिन कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, तो ऑब्वियस ही बात है नेचुरली बंडल्ड है कि तुम रात रुकोगे तो अगले दिन खाना मिलेगा। अब भाई पेन के साथ टाई बेच दी, मैं लैपटॉप लेने गया साथ में जूते बेच दिए, तो ये आपस में कोई नेचुरली बंडल हुआ ही नहीं, है ना अभी। मैं एसी लेने गया साथ में उसने पानी की बोतल दे दी, तो मिक्स सप्लाई हो गई है, आपस में इनका कोई बंडल बनता ही नहीं है, धक्के से बना दिया। तो इस केस में जो ध्यान देने वाली बात ये है वो ये है कि इस केस में वो सप्लाई जो मिक्स सप्लाई जो 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 इन मान लो दो चीज़ें ले आया मैं, एक लैपटॉप एक चप्पल, ठीक है, अब आपस में मिक्स सप्लाई होगी, कोई बंडल तो बनता नहीं, इन दोनों में से जिसका रेट हायर होगा वो रेट लग जाएगा पूरे बंडल के ऊपर। तो मैं लेने गया, लेट से 5-6 चीज़ें गिन लेते हैं, 4-5 चीज़ें मैं लेने गया, एक गुलाब जामुन, एक दूध का पैकेट, एक ब्रेड, एक ये एक वो होता नहीं दिवाली हैम्पर देखा होगा तुमने, जिसमें जूस, स्नैक्स, बिस्किट, कुरकुरे सब डाला होता है बीच में, धक्के से, आपस में धक्के से कोई लिंक भी नहीं बनता भाई, उनको धक्के से एक बंडल बना के बोल दिया सर ये दिवाली हैम्पर तो उसमें से जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा वो पूरे बंडल पे लग जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे होता है तुम्हारा ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, आई सिंसियरली बिलीव इसमें कुछ बचा नहीं है ऐसे इंपॉर्टेंट जो मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं एक बार ना फटाफट से तुम्हें मई 25 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया एक बार वो देख लेते हैं फटाफट से। डेफिशिएंसी आया था एक तो, है ना, एक तो यहाँ आया भाई 8A, सेक्शन 8A, एक तो ये देख लो, तो 8A आया है जो इसमें क्या है, सेक्शन 7 में वो बोल रहा है गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो सप्लाई बनाती हैं। ठीक है जी, उसमें सब कुछ आता है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, डिस्पोजल, ये वो। ठीक है जी, कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए, फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। ठीक है जी, वो बोल रहा है जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बताओ ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो सप्लाई मानी जाती हैं इवन इफ देर इज़ नो कंसिडरेशन और इवन इफ इट इज़ नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सर नो कंसिडरेशन यहाँ पे तो हम लिख देंगे शेड्यूल 1, जो हमें पता है क्या है, IABD विलियर्स। और इवन इफ इट इज़ नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसमें तो एक ही केस आता है सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन अगर कंसिडरेशन के लिए है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वो चाहे कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है चाहे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी सप्लाई है। और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हमें शेड्यूल 1 पता है, IABD विलियर्स, इंपोर्ट, एजेंट, बिजनेस एसेट्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स। ठीक है सर, और दिखाता हूँ मई 25 में क्या क्या आया था। मई 25 में एक 5A में आया था मेरे हिसाब से, कुछ 5A में छोटी सी चीज़ आई थी। हाँ जी, स्टॉक ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है जी सर, हमें कुछ पता है, हमें पता है IABD विलियर्स में ना एक D था, डिस्टिंक्ट पर्सन, तो रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर हम सप्लाई कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन वो फिर भी सप्लाई माना जाता है। ठीक है जी, टू इट्स ब्रांच इन जोधपुर राजस्थान, ब्रांच हैव सेम GSTN। ओ, तो मेरा एक ही स्टेट है राजस्थान, उसमें मैंने एक मेन रजिस्ट्रेशन ले रखी है, एक हो सकता है मैंने अपनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस शो कराऊँ, ठीक है, एक मेरी सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन मैंने उसको रजिस्टर नहीं कराया हुआ, सेम GSTN पे ही है, तो सेम GSTN पे है तो डिस्टिंक्ट पर्सन हुई ही नहीं, मैं तो खुद ही हूँ। अगर मैं खुद ही को अपना ऐसे कान पकड़ लूँ तो मैं खुद ही को थोड़ी सप्लाई कर रहा हूँ, तो इसलिए डिस्टिंक्ट पर्सन हुआ ही नहीं तो सप्लाई बना ही नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी, ये तो हो गया मई 25। अब पकड़ लेते हैं एक बार जनवरी 25 भी। जनवरी 25 में भी क्रेजी क्वेश्चन आए थे, क्रेजी।
क्रेजी किया रे। ये देखो जी, गामा मल्टीप्लेक्स है, रजिस्टर्ड है पंजाब में, वो फॉलोइंग ऑफर्स देते हैं मूवी टिकट्स पे। ये है कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का क्वेश्चन। तो अगर अकेली टिकट है तो 200 रुपये पर पर्सन। कॉम्बो ऑफर है कि 350 रुपये दे रहा है, 350 में 200 रुपये की टिकट और 150 रुपये के स्नैक्स भी बीच में ही आ रहे हैं। कॉम्बो ऑफर है और एक है स्नैक्स ओनली। तो अब उसका क्वेश्चन क्या है कि सर उसने 10,000 टिकट्स भेज दी, 2500 ये भेज दिया, 1000 टोकन भेज दिए, ठीक है। उसका मेन क्वेश्चन क्या है कि सप्लाई ऑफ स्नैक्स पे जीएसटी रेट ये है, इस पे ये है। एक तो आप बताओ कि रेट ऑफ जीएसटी अप्लाई क्या होगा अगर मैं कॉम्बो सप्लाई कर रहा हूँ। अब कॉम्बो सप्लाई कर रहे हो, तुम मूवी देखने जाते हो, तुम मेनली तो मूवी देखने जा रहे हो ना, साथ में पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक, तो एंसिलरी सप्लाईज है। नेचुरल बंडल्ड है ये सप्लाई बिकॉज तुम मूवी देखने जा रहे हो, उसके साथ स्नैक्स नॉर्मल है, नेचुरली बंडल्ड है। लेकिन इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? सिनेमा जो तुम गए हो, तो सिनेमा का रेट लगेगा 9%, ना कि जो तुम्हें स्नैक्स मिल रहे हैं उसका रेट लगेगा। तो कॉम्बो सप्लाई में ये 9%, मतलब बेसिकली 18% रेट लगेगा, ठीक है जी। और अगर तुम सिर्फ स्नैक्स जो सोल्ड हो रहे हैं, सिर्फ जो स्नैक्स सप्लाई हो रहे हैं, जो यहाँ पे ये हुए हैं ना, ये वाले स्नैक्स ओनली जो सप्लाई हुए हैं, है ना, तो वहाँ पे रेट क्या लगेगा? 5%, ठीक है जी। और फिर वो बोला ग्रॉस जीएसटी पेबल निकालो, तो सिंपल है, 10,000 टिकट जो कॉम्बो ऑफर में उस पर हम लगा देंगे 18%, जो 2500 टिकट्स ओनली उस पर भी लगा देंगे 18%, और जो 1000 टोकन है इस पर लगा देंगे 5%। अब तुम इस पर निकाल लो कितना जीएसटी पेबल बनता है, ठीक है सर। ये कौन सा क्वेश्चन था? 5th क्वेश्चन का बी पार्ट हो गया ना, 5th क्वेश्चन के ऊपर भी था क्या कुछ? ये प्रिंटेड लेटर्स कार्ड दिए एम के इंडस्ट्रीज़ को, गुजरात लोगो डिज़ाइन उसने ऑब्वियसली सप्लाई करा था कि भाई लेटर कार्ड के ऊपर ये वाला डिज़ाइन लगा दियो। 5 लाख में से 4 लाख तो मटेरियल का ही खर्चा था, उसका तो ऊपर एक हल्का सा, देखो प्रिंटिंग कॉस्ट क्या लगी, इतना सा हल्का सा उसने एक लेटर कार्ड के ऊपर लगाने को डिज़ाइन दिया होगा। तो 5 लाख में से 1 लाख सिर्फ वो डिज़ाइन लगाने में लगा, बाकी तो 4 लाख मेरे मटेरियल की कॉस्ट है। और वैसे भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? हमने नीचे पढ़ा था यहाँ पे, प्रिंटेड एनवलप्स लेटर कार्ड्स क्या हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स हैं सर। यहाँ पे ये चीज़ क्यों रेलिवेंट हो जाती है? क्योंकि तुम एक तो ये नहीं कर सकते कि 5 लाख में से 4 लाख उसको गिन लो, बैलेंस वास प्रिंटिंग कॉस्ट गिन लो, नहीं। बिकॉज प्रिंटिंग की जो कॉस्ट, ये जो सर्विसेज होती हैं कि प्रिंटेड लेटर कार्ड्स दिए ना उसने, तो उसने मेरे को कॉम्पोजिट सप्लाई करी है, नेचुरली बंडल्ड है, और इसमें से प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? मटेरियल कॉस्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल सप्लाई है, तो रेट किसका लगेगा? गुड्स का। तो तुम उसमें ये मत कराना कि 5 में से 4 लाख इधर कर दिया, 1 लाख इधर कर दिया, और नीचे दिया होगा कि लो जी गुड्स के ऊपर 12% रेट लगेगा, सर्विसेज के ऊपर 18% लगेगा, तो तुम 4 लाख पे 12% लगाओ और 1 लाख पे 18%, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे के ऊपर 12% रेट लगेगा गुड्स का, ठीक है? ठीक है। इसके अलावा कुछ आया था क्या इसमें? नहीं जी, इसके अलावा कुछ नहीं आया। तो 2 अटेम्प्ट के पेपर कवर कर लिए हमने, पूरा सप्लाई का चैप्टर ख़त्म कर लिया। 37-38 मिनट हुए हैं अभी, मज़े से भाई, मज़े से। तो मेरे प्यारे क्यूडीज़, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो तुम्हें पता है क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है, खुद भी सब्सक्राइब करना है, और फटाफट पास हो के CA बन के दिखाना, और मेरे को एक प्यारा सा मैसेज लिखना है, ठीक है जी? ठीक है जी, ओके बाय, थैंक्स, टेक केयर।